आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 6 का, और इस सबक का उन्वान है मरहूम की याद में। ये एक इंशाइया है बच्चों, और पतरस बुखारी का लिखा हुआ इंशाइया है। इस इंशाइये में आपने एक साइकिल की रुदात बयान की है। पैदल चलने से परेशान हैं, पैदल चल चल कर थक गए हैं, कोई सवारी पास में नहीं है, ख्वाहिश है, तमन्ना है कि एक साइकिल किसी तरह से मिल जाए, एक मोटर कार कहीं से मिल जाए, लेकिन मोटर कार और सवारी के लिए इनके पास पैसे नहीं है, साइकिल ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है। उसी वक्त इनकी ज़िंदगी में इनके एक दोस्त मिर्ज़ा फरिश्ते की तरह उभरते हैं और वो इनको अपनी साइकिल मुफ्त में देने की पेशकश करते हैं। साइकिल ले लेते हैं, लेकिन उस साइकिल की वजह से जो परेशानी होती है, जो इनका हाल होता है, जो इनको ज़िल्लत उठानी पड़ती है, वो इस मजलूम मरहूम की याद में जो सबक है बहुत दिलकश अंदाज में, मज़ाहिया अंदाज में पतरस बुखारी ने पेश किया है। इस सबक को मैंने 6 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने इंशाइया के हवाले से मालूमात हासिल की है, इंशाइया क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। दूसरे हिस्से के अंदर हमने पतरस बुखारी की ज़िंदगानी के हवाले से और पतरस बुखारी की तर्ज तहरीर, खुसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात हासिल की है। और इसके बाद तीसरे, चौथे और पाँचवें हिस्से के अंदर हम सबक मरहूम की याद में का मुताला कर रहे हैं। इस कहानी को, इस इंशाइये को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा वो है जहाँ पर मुसन्निफ सवारी ना मिलने की वजह से परेशान हैं, अपने दोस्त को बताते हैं कि मुझे सवारी नहीं मिली है, अब जिंदगी बोझ हो रही है, मुश्किल हो रही है चलने के अंदर, किस तरह से चला जाए, किस तरह से अपना वक्त गुजारा जाए, कुछ मुसन्निफ को समझ में नहीं आता है। और उसी वक्त मिर्ज़ा इनको साइकिल देने की पेशकश करते हैं। दूसरे हिस्से के अंदर मिर्ज़ा की उसी पेशकश को आगे बढ़ाया गया है और उस हिस्से के अंदर उनको मिर्ज़ा की साइकिल मिल जाती है। क्या ख्वाब देखे हैं, लेकिन क्या मिलती है वो आपको उस हिस्से के अंदर देखना है। और इस हिस्से के अंदर जो यहाँ पर आने वाला है, इस साइकिल से खुदा बचाए, उस साइकिल की असलियत जाहिर हुई है कि वो साइकिल हकीकत में क्या थी। मिर्ज़ा ने उनको साइकिल दे दी थी, लेकिन असल में उन्होंने भी उस साइकिल से अपना पीछा छुड़वाया था। जो साइकिल कहीं नहीं बिक रही थी, कहीं कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, वो साइकिल मिर्ज़ा ने अपने दोस्त को 40 रुपए में बेच दी थी। तो वो हिस्सा सबक के 5वें हिस्से के अंदर शामिल है। इन 3 हिस्से इस तरह से बटे हुए हैं। और इसके बाद जो छठा हिस्सा होगा वो इस दरसी किताब में सबक से मुतालिक जो सवालात दिए गए हैं, उन सवालात के जवाबात पर वो मुनहसिर होगा। वहाँ हम सवालात की मशक करेंगे। यहाँ पर मैं सबक के 5वें हिस्से के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम साइकिल की रुदात पढ़ेंगे कि साइकिल किस तरह से मुसन्निफ को परेशान करती है। इसका उन्वान है इस साइकिल से खुदा बचाए। तो शुरू करते हैं हम सबक का 5वां हिस्सा, जो इस कहानी का तीसरा हिस्सा है। और अब तक बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि मुसन्निफ पैदल चलने की वजह से परेशान है, ज़माने की नासाजगारी की वजह से परेशान है, दौलत की बेजा तकसीम की वजह से परेशान है। ज़माने को बराबर करना चाहते हैं कि सभी के पास दौलत बराबर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब उनकी परेशानी जो उनके साथ बैठे हुए दोस्त हैं मिर्ज़ा देखते हैं और उसका हल तजवीज़ करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास एक साइकिल रखी हुई है, वो साइकिल तुम ले लो और उससे चलाओ, वो उसको सवारी की तरह काम में लो। इस बात का मुसन्निफ के जहन पर गहरा असर होता है, क्योंकि मुसन्निफ मिर्ज़ा को कमीना समझा करते थे, मिर्ज़ा को बकील समझा करते थे, कंजूस समझा करते थे, मिर्ज़ा को मक्कार और अय्यार समझा करते थे। लेकिन मिर्ज़ा पहले नंबर का फरिश्ता निकला, फरिश्ता सिफ्त इंसान निकला, दोस्त परवर निकला, सखावत करने वाला फयाज निकला। तो उन्हें अपनी सोच के ऊपर शर्म आती है कि मैं मिर्ज़ा को क्या समझता था और मिर्ज़ा मेरे लिए किस तरह की सोच फिक्र रखता है। और मिर्ज़ा उनको साइकिल देना चाहते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि मिर्ज़ा मैं तुमसे साइकिल तो ले लूँगा, लेकिन मुफ्त में नहीं लूँगा, तुम्हें कुछ ना कुछ उसकी रकम लेनी पड़ेगी। बहुत मना करते हैं मिर्ज़ा, लेकिन मुसन्निफ उनको ज़बरदस्ती कुछ रकम 40 रुपए करीब जमा करके वो मिर्ज़ा को दे देते हैं। मिर्ज़ा की साइकिल इनके घर के ऊपर आ जाती है। साइकिल जब आती है तो उनके हवास फाख्ता हो जाते हैं। उस साइकिल पर बैठकर उन्होंने पूरी दुनिया को घूमने का प्लान बना रखा था। कश्मीर की सैर करनी थी उनको, पुराने खंडरों की सैर करनी थी, पुरानी इमारत की सैर करनी थी। लेकिन जब साइकिल आई तो इन्होंने देखा कि वो साइकिल तो साइकिल कहने लायक नहीं थी। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो लगे कि ये बाइसिकल है। उस तरह की बनी हुई नहीं थी, उस अंदाज में नहीं थी। बहुत अजीब व गरीब साइकिल थी। बल बांक उसके अंदर आ रहे थे, टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, सीटें ऊपर नीचे हो रही थी। जंग की वजह से जो तेल देने के सुराख हैं वो गायब थे। लेकिन अब साइकिल आ गई थी तो साइकिल की सवारी भी इनको करनी चाहिए थी। तो अब मुसन्निफ साइकिल की सवारी करने की तैयारी कर रहे हैं। तेल दे दिया है साइकिल को, सुराख में तो तेल गया ही नहीं, ऊपर ऊपर तेल गया है। और नौकर को भी इस वजह से डांटा, लेकिन अब साइकिल तैयार है और मुसन्निफ साइकिल की सवारी करेंगे। किस तरह से सवारी करेंगे देखिए। आखिर बाइसिकल पर सवार हुआ, पहला ही पांव चलाया
तो मालूम हुआ कि जैसे कोई मुर्दा हड्डियां चटका चटका कर अपनी मर्जी के खिलाफ जिंदा हो रहा हो। आप अंदाज देखिए पतरस बुखारी का, कितना दिलकश अंदाज है, कितनी अलग तर्ज तहरीर है। कहते हैं कि वो साइकिल इस हालत में थी कि साइकिल नहीं कहा जा सकता था उसको, लेकिन फिर भी अब पैसे दे दिए हैं और मिर्ज़ा से ख़रीद लिए, तो मैं चलाना था उस साइकिल को, चलाकर सवारी करके देखेंगे। अब चलाने की कोशिश की तो ऐसा मालूम हुआ, ऐसी ऐसी आवाज़ें उसके अंदर से साइकिल में से आने लगी कि जैसे कोई मुर्दा ज़बरदस्ती जिंदा हो रहा हो। मुर्दे की ज़मीन से उठने के वक्त जो हड्डियों के चटखारे आते हैं, चटक चटक की आवाज़ें आती हैं, वैसी आवाज़ें इस साइकिल के अंदर से निकलने लगी। घर से निकलते ही कुछ थोड़ी दूरी पर उतराई थी, उस पर बाइसिकल खुद ब खुद चलने लगी, लेकिन इस रफ्तार से कि जैसे तारकोल ज़मीन पर बहता है, और साथ ही मुख्तलिफ हिस्सों से तरह तरह की आवाज़ें बरामद आना शुरू हुई। साइकिल कभी चली नहीं थी, पुरानी जंग आलूदा साइकिल थी। अब चला रहे हैं मुसन्निफ तो पहले तो कहते हैं कि जैसे मुर्दा हड्डियों को चटकाता है, चटका चटका कर अपनी मर्जी के खिलाफ उठने की कोशिश करता है, ऐसी आवाज़ें आई। और उसके बाद ज़बरदस्ती जब उन्होंने चलाई तो घर के बाहर निकलते ही थोड़ा ढलान था, उतराई थी, उतराई के ऊपर वो साइकिल अपने आप लुढ़कने लगी। और रफ्तार बताइए, कोल तार की रफ्तार, जो तारकोल की रफ्तार होती है, डामर की रफ्तार होती है सड़क के ऊपर बहने की, तो उस अंदाज की बिल्कुल धीमे 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 ज़बरदस्ती साइकिल बहनी शुरू हुई। अब जब साइकिल चल रही है, ज़बरदस्ती चल रही है, तो उसके अंदर से और भी आवाज़ें आनी शुरू हुई। और आवाज़ें भी क्या, मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही थी। कैसी कैसी आवाज़ें? इन आवाज़ों के मुख्तलिफ गिरोह थे, गिरोह यानी गुट थे आवाज़ों के। कहीं से कैसी आवाज़ें आ रही हैं, कहीं से कैसी आवाज़ आ रही हैं, कहीं से कैसी आवाज़ आ रही हैं। वो अलग अलग जगह से अलग अलग आवाज़ें एक साथ निकल कर बाहर आ रही थी। अब वो गिरोह जो बताए हैं तो मुसन्निफ बताएंगे कि कहाँ कहाँ से कैसी कैसी आवाज़ें आती हैं। वो कहते हैं ची चाँ चू की किस्म की आवाज़ें ज़्यादातर गद्दी के नीचे और पिछले पहिए से निकलती थी। कौन सी आवाज़ें? ची चाँ चू की आवाज़ें, ये गद्दी से और पिछले पहिए से आ रही हैं। खट खड़खड़ खड़खड़ खट खड़खड़, ऐसे कबील की आवाज़ें मडगाडों से आती थी। कबील यानी कबीले की, गिरोह की आवाज़ें, इस तरह की आवाज़ें, खट खड़खड़ की आवाज़ें ये मडगाडों से आती थी। चर चरख किस्म के सुर जंजीर और पेडल से निकलते थे। जंजीर ढीली ढाली थी, जब कभी मैं पेडल पर जोर डालता तो जंजीर में एक अंगड़ाई सी पैदा हो जाती थी, जिससे वो तन जाती थी और चढ़ चढ़ बोलने लगती थी और फिर ढीली हो जाती थी। पिछला पहिया घूमने के अलावा झूमता था, घूम तो रहा था, यूं तो चक्कर तो खा रहा था, लेकिन उसके अलावा ऐसे झूम झूम के चल रहा था। बल बाग वाला पहिया था। तो मुसन्निफ नक्शा खींच रहे हैं, खाका खींच रहे हैं साइकिल का कि किस तरह की साइकिल थी। तरह तरह की आवाज़ें उसके अंदर से आ रही थी, कहीं ची चाँ की आ रही थी, कहीं चू चाँ की आ रही थी, कहीं चरख चरख की आ रही थी, कहीं खट खड़ की आ रही थी आवाज़ें, अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी। और जो चेन थी वो जब पेडल मारते तो तन जाती, और तनने के बाद चढ़ चढ़ की आवाज़ उसके अंदर से भी आती, और जब आगे बढ़ती साइकिल, पेडल पूरा हो जाता तो फिर वो ढीली पड़ जाती, फिर तनती, फिर आवाज़ें करती, फिर ढीली पड़ जाती। पहिया जो था, साइकिल जो चल रही थी तो घूमता तो था, घूमने के साथ ही वो अंगड़ाइयां भी लिया करता था, जैसे मदहोशी के अंदर कोई सांप चल रहा हो, इस अंदाज में वो चला करता था। पिछला पहिया घूमने के अलावा झूमता भी था, यानी एक तो आगे को चलता था और उसके अलावा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं को भी हरकत करता था। चुनांचे सड़क पर जो भी निशान बन जाता था उसको देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे कोई मखमूर सांप लहरा कर निकल गया हो। साइकिल बता रहे हैं कि मिर्जा की साइकिल आ गई है, वो कैसे चल रही है, तो साइकिल का नक्शा खाका खींचे जा रहा है कि इस तरह की आवाज़ें उसके अंदर आ रही हैं। और जो पहिया था, पहिए का अंदाज बता रहे हैं कि घूमने के साथ वो झूमता भी था। अब झूमने की वजह से यानी दाएं से बाएं इस तरह से पहिया आगे बढ़ रहा था। तो ज़मीन के ऊपर जो निशान देखे गए साइकिल के, तो वो इस तरह के थे जैसे कोई सांप जा रहा हो, सांप की तरह निशान उनके बन गए। सांप भी कौन सा? मखमूर सांप। अपनी मस्त में, अपनी धुन में सांप जो निकल जाता है, मस्त सांप यहां पर बताया गया। मखमूर का मतलब होता है अपनी धुन में मगन या मदमस्त। तो मदमस्त सांप, अपनी धुन में मगन सांप खामोशी से जिस तरह निकल जाता है, उस तरह के निशान इनकी गाड़ी, इनकी साइकिल के पहिए छोड़ रहे थे। मडगार्ड थे तो सही, लेकिन पहियों के ऐन ऊपर न थे। उनकी मदद से सिर्फ यह मालूम होता था कि इंसान शुमाल के सिर्फ शेर को निकले और आफताब मगरिब में गुरूब हो रहा हो तो मडगार्डों की बदौलत टायर धूप से बचे रहेंगे। मडगार्ड जो उसके ऊपर मडगार्ड होते हैं,
धूल मिट्टी को बचाने के लिए, पहियों के ऊपर जो पानी लग जाता है, मिट्टी लगता है, वो उछलकर चलाने वाले के ऊपर ना आए, सवार के ऊपर नहीं आ जाए, इसलिए मडगार्ड लगाए जाते हैं। तो ये कहते हैं साइकिल के ऊपर मडगार्ड तो थे, लेकिन वो इस अंदाज में अलग हो रहे थे कि अगर सूरज की कोई शुमाल की तरफ जा रहा है और जुनूब से सूरज निकल रहा है, तो वो पहिए को बचाना, यानी पहिया तो यहां रह गया और मडगार्ड यहां इस तरह से हो रहा है, तो वो सूरज से बचाने के लिए मडगार्ड को काम में लिया जा रहा है। बाकी जो काम है मडगार्ड का, धूल मिट्टी को रोकना, गंदगी को, कीचड़ को रोकना, वो काम वो नहीं कर रहा था, तो मडगार्ड भी टेढ़ा हो रहा था। अगले पहिए के टायर में एक बड़ा सा पैबंद लगा था, जिसकी वजह से पहिया हर चक्कर में एक दफा कदरे जमीन से ऊपर को उठ जाता था। पहिया जब चलता है तो उसके ऊपर पैबंद लगा हुआ था मोटा, टायर को बचाने के लिए। अब उसकी वजह से जब चलता तो एकदम से झटका पड़ता और साइकिल का ऊपर पहिया ऊपर उठता था, और मेरा सर पीछे को यूं झटके मार रहा था जैसे कोई मतवातिर ठोड़ी के नीचे मुक्के मारा जा रहा हो। ये बता रहे हैं जब साइकिल पर बैठे तो कैसा लग रहा था। तो पहिया उछल रहा था, इनका पैबंद की वजह से पहिया उछल रहा था, तो साइकिल के ऊपर झटका पड़ रहा था, झटके की वजह से इनका सर भी यूं बार बार ऊपर जा रहा था, और इस तरह जा रहा था, ये कह रहे हैं कि जैसे कोई मुतवातर ठोड़ी पे घूसे मारे जा रहा है, ठोड़ी के ऊपर लगातार कोई मुसलसल मुक्के मारे जा रहा है, इस अंदाज का इनका सर हो रहा था। अगले पहिए को मिलाकर चू चू फट फट चू चू की सदाएं निकल रही थी। जब उतार पर साइकिल जरा तेज हुई तो फजा में एक भूचाल सा आ गया और बाइसिकल के कई और पर्जे जो अब तक सो रहे थे बेदार होकर गोया हुए। अब साइकिल चली और बता दिया कि वो मुक्के पड़ रहे थे, सर हिल रहा था, चू चू फटफट की आवाजें आ रही थी, और भी मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकल रही थी, मरगाट टेढ़ा था, सीट भी टेढ़ी थी। अब ढलान आ गई तो साइकिल तेज हुई। जैसे ही तेज हुई तो ऐसा लगा जैसे फिजा में भूचाल आ गया, हंगामा कर दिया साइकिल ने, खूब शोर शराबा साइकिल ने कर दिया। इधर उधर के लोग चौंके, माओ ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। खड़खड़ के बीच में पहियों की आवाज जुदा जुदा सुनाई दे रही थी, लेकिन चूंकि बाइसिकल अब पहले से तेज थी, इसलिए चू चू फट फट चू चू फट फट की आवाज ने अब चच्चू फट की सूरत इख्तियार कर ली थी। तमाम बाइसिकल किसी आदिक अफ्रीकी जुबान की गर्दानें दोहरा रही थी। साइकिल तेज हो गई। अब वो जो आवाजें हैं, जो चू चू फट फट खड़ खड़ की आवाजें आ रही थी, वो सारी आवाजें तेज हो गई, बहुत तेज शोर पैदा हो गया। तो ये कहते हैं कि लोग चौंक कर देखने लगे कि ये क्या हो रहा है, क्या आ रहा है ये साइकिल को जाते हुए देखकर। और कहते हैं कि रास्ते में जो घर पड़ रहे थे, तो घरों में माओ ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया आवाज सुनकर। इतनी खराब आवाज थी, इतनी खतरनाक आवाज थी कि माओ ने अपने बच्चों को पकड़ लिया कि ये क्या जानवर आ रहा है, क्या आवाजें करता हुआ आ रहा है। और तमाम बाइसिकल आदिक अफ्रीकी, आदिक मतलब मुश्किल, जिसको समझने में परेशानी हो, ऐसा लग रहा था कि साइकिल कोई अफ्रीकी मुश्किल ज़बान की गर्दानें दोहरा रही हो, उनको याद कर रही हो। गर्दानें मतलब याद करना, दोहराना, रटना। तो कोई इन्होंने मिसरा याद कर लिया हो, मतलब इस तरह की आवाज़ें आ रही थी कि जैसे कोई अफ्रीकी ज़बान के अंदर बातें कर रहा हो। तो कुल मिलाकर इस तरह की हालत वहां पर हो गई कि आसपास के लोग भी इनको देख रहे हैं, उनकी आवाज़ें सुन रहे हैं और साइकिल को देख रहे हैं। अब जब साइकिल इस तरह से चली तो एक हंगामा सा वहां पर हो गया। हर शख्स मुड़ मुड़ के इनको देख रहा है कि ये हो क्या रहा है, कौन सा जानवर आ रहा है, ये कोई इतनी बड़ी मशीन आ रही है जो ऐसे आवाजें कर रही हैं। फजा में इतना हंगामा हो गया कि सब परेशान हो गए कि ये हो क्या रहा है। और साइकिल के ऊपर भी कूके गुजरी, तेज रफ्तार में साइकिल चल रही थी, बहुत तेज रफ्तार हो गई थी ढलान के ऊपर उसकी। तो इस कदर तेज रफ्तारी बाइसिकल की तबे नाजुक पर गिरा गुजरी। बाइसिकल की नाजुक तबीयत के ऊपर, उसकी कमजोर ढांचे के ऊपर वो जो रफ्तार थी, और उसके ऊपर मुसन्निफ बैठे हुए भी हैं, तो वही कहते हैं कि साइकिल को भी ये परेशानी हुई। साइकिल भी इस वजन को और इस तेज रफ्तारी को नहीं सह सकी, गिरा गुजरी, यानी परेशानी देने वाली, परेशान करने वाली। चुनांचे इसमें यकलख्त दो तब्दीलियां वाक़ई हो गई साइकिल के अंदर, तेज रफ्तार की वजह से और मुसन्निफ की वजन की वजह से। यहां मुसन्निफ कह रहे हैं कि उस साइकिल के अंदर फिर दो तब्दीलियां हो गई। और दो तब्दीलियां कौन सी? एक तो हैंडल एक तरफ को मुड़ गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि मैं जाता तो सामने को रहा था, लेकिन मेरा तमाम जिस्म दाएं तरफ को मुड़ा हुआ था। साइकिल का हैंडल मुड़ गया। अब जा सीधे रहे, लेकिन वो हैंडल इस तरह से पकड़े हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मुसन्निफ कहते हैं कि दो तब्दीली हुई। एक तो हैंडल मुड़ गया, अब लग तो रहा है कि साइकिल सीधे जा रही है, क्योंकि उसका जो आगे का टायर है वो तो सीधा ही है, लेकिन वजन की वजह से और ढांचे की खराबी की वजह से हैंडल आड़ा मुड़ गया है।
तो ऐसा लग रहा है कि जैसे टेढ़ा पकड़ रखे हैं, लेकिन गाड़ी जा सीधी रही है। और वो झटके जो पड़ रहे हैं मुंह के ऊपर, मुक्के जैसे, वो भी पड़ रहे हैं। पेबंद लगा हुआ है, पहिए के ऊपर उछले जा रहा है। अब देखिए, आप खुद तसव्वुर कीजिए कि मुसन्निफ की हालत क्या होगी। तो एक तब्दीली तो ये हो गई, और दूसरी तब्दीली है इसके अलावा, बाइसिकल की गद्दी दफतन 6 इंच के करीब नीचे को बैठ गई। अचानक उसकी गद्दी भी, जो सीट है, वो भी नीचे की तरफ बैठ गई। हैंडल टेढ़ा हो गया है और गद्दी नीचे बैठ गई है। अब मुसन्निफ अजीब व गरीब हालत के अंदर पहुंच गए हैं। अजीब तरह का नजारा इस जगह के ऊपर बन रहा है। चुनांचे जब पैडल चलाने के लिए मैं टांगे ऊपर नीचे कर रहा था तो मेरे घुटने ठोड़ी तक पहुंच जाते थे। अब देखिए आप कैसी स्थिति हो रही होगी, क्या वहां पर हालत है मुसव्विर की। आप तसव्वुर कीजिए इस बात का। फिर देखिए कह कैसे छूटते हैं, हंसी के फुव्वारे कैसे आपके चेहरे से, कैसे आपके अपने आप से निकल कर आते हैं बाहर, कि बैठे हुए हैं कि वो हैंडल तो टेढ़ा हो गया है, थोड़ा ऊंचा है, और अचानक गद्दी नीचे गिरी तो मुसन्निफ के दोनों घुटने ऊपर की तरफ आने लगे और झटके पहले ही पड़ रहे हैं, और अब वो ऐसे आगे की तरफ झुक गया कि हो क्या रहा है। कमर दोहरी होकर बाहर निकल आई थी और साथ ही साथ अगले पहियों के अटखेलियों की वजह से सर बराबर झटके खा रहा था। बिल्कुल झुक गए, कमर तो दोहरी हो गई, डबल हो गई, पीछे से कमर बाहर निकल रही है, और वो झटके मुतवातिर पड़े जा रहे हैं जो मुक्के मुंह के ऊपर पड़ रहे थे, ठोड़ी के ऊपर। ऐसा लग रहा था मुसन्निफ को जैसे कोई मुक्के मार रहा है पेबंद की वजह से। साइकिल उछाल मार रही है। गद्दी का नीचा होना अजहद तकलीफदेह साबित हुआ, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि इसको ठीक कर लूं। चुनांचे मैंने बाइसिकल को ठहरा लिया और नीचे उतरा। अब कमर दुखने लग गई, कमर झुकी हुई है, और वो जानते हो हालत कैसी हो रही है, जो हाल बताया उस तरीके का मुसन्निफ का हाल हो रहा है। तो मुसन्निफ ने सोचा कि अपने पास औजार तो जेब में है ही, क्यों ना इस साइकिल को ठीक कर लिया जाए और सही तरीके से चलाया जाए। तो साइकिल को ठीक करने के लिए मुसन्निफ ने साइकिल को रोकी, उसको ठहराकर और नीचे उतर गए हैं। बाइसिकल के ठहर जाने से यकलख्त जैसे दुनिया में खामोशी छा गई। इतना शोर कर रही थी, इतनी तरह तरह की आवाजें साइकिल निकाल रही थी, और साइकिलों की आवाजें भी आपको बताई हैं मुसन्निफ ने कि कौन कौन सी आवाजें आ रही थी। अलग अलग हिस्सों से अलग अलग आवाजें आ रही थी। कहीं से चूं चां की आवाजें आ रही थी, कहीं से चढ़ चढ़ की आवाजें आ रही थी, कहीं चटाक की, करड़ मरड़ की, पता नहीं कैसी कैसी आवाजें साइकिल की निकल कर आ रही थी। अब जब रुक गई साइकिल तो माहौल में एक खामोशी छा गई, एक सन्नाटा हो गया। मुसन्निफ कहते हैं कि ऐसा मालूम हुआ जैसे मैं किसी रेल स्टेशन से बाहर आया हूं। रेलवे स्टेशन में जानते हो ना आप, कितना शोर शराबा रहता है, लोगों का शोर रहता है, वहां पर ट्रेनों का आवाजें रहती हैं, वहां पर दूसरी आवाजें रहती हैं, और जब बाहर आ जाते हैं तो कितनी खामोशी मालूम देती है। यही हाल मुसन्निफ का हुआ। उन आवाजों से बाहर निकलकर अभी खामोशी में आ गए, और ऐसा सन्नाटा हो गया कि जैसे ये रेलवे स्टेशन से बाहर आए हैं। जेब के अंदर से उन्होंने वो औजार निकाला। कहते हैं कि जेब के अंदर से मैंने औजार निकाला, वही डिबिया कसने का जो मिर्जा साहब ने भिजवाया था इनके साथ। गद्दी को ऊंचा किया, कुछ हैंडल को भी ठीक किया, और दोबारा सवार हो गया। हैंडल जो टेढ़ा हो गया था, अचानक घूम गया था, उसको भी इन्होंने उस पाने से, औजार से ठीक कर लिया। गद्दी को भी ठीक कर लिया, और अब दोबारा सवारी तैयार हो गई। दोबारा फिर से सवारी के लिए आ गए हैं। 10 कदम भी न चलने पाया था कि हैंडल यकलख्त नीचा हो गया। इतना कि गद्दी अब हैंडल से कोई फीट भर ऊंची थी। अभी ठीक करके आगे बढ़े ही थे, और थोड़ी देर ही गएंगे, थोड़ी दूर ही गए होंगे कि अचानक, यकलख्त यानी अचानक, एक बार उनका हैंडल धम से नीचे गिर गया। मतलब जो जहां पर लगा हुआ था उस जगह से थोड़ा नीचे की तरफ सरक गया। अब मुसन्निफ यूं हो गए ऐसे, और थोड़ी देर बाद इनकी पीछे की सीट भी नीचे गिर जाएगी, तो ऐसे हो जाएंगे जैसे कोई उखड़ू बैठ जाता है। इस तरह की हालत इनकी हो जाती है। तो इतना कि गद्दी अब हैंडल से कोई फीट भर ऊंची थी। गद्दी ऊंची हो गई अभी, और हैंडल नीचे हो गया, अभी झुक गए हैं। मेरा तमाम जिस्म आगे को झुका हुआ था। तमाम बोझ दोनों हाथों पर था जो हैंडल पर रखे थे, और बराबर झटके खा रहा था। वो पहिए अपना काम करे जा रहे हैं। वो भी आप याद रखो, पहियों के ऊपर एक पेबंद लगा हुआ है। अब वो पेबंद, जब इस हालत में आप साइकिल चलाओगे, इस हालत के अंदर साइकिल का पहिया चलेगा, तो सोचो आप बीच बीच के अंदर साइकिल पे कैसे झटके आएंगे। तो इतना बड़ा सारा पेबंद इनकी साइकिल के ऊपर था, आगे वाले पहिए के ऊपर। तो वो चलता था, और जैसे ही नीचे आता तो साइकिल अचानक ऊपर उठती और एक झटका मारती, और वो झटका कहां जाता? मुसन्निफ के चेहरे के ऊपर। और उनको ऐसा लगता जैसे उनका सर पीछे झटके मार रहा है, जैसे कोई मुक्का मार रहा है। हैंडल ऊंचा था, सीट भी ऊंची थी। अचानक हैंडल नीचे झुक गया, और मुसन्निफ का सर झटके मारता जा रहा है, और वो पीछे सीट तो ऊपर है
और आगे का हैंडल अभी नीचे हो गया है। आप मेरी हालत का तस्वुर करें तो आपको मालूम होगा कि मैं दूर से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई औरत आटा गूंद रही हो। मुझे इस मुशाहबत का एहसास बहुत तेज था, जिसकी वजह से मेरे हाथ पर पसीना आ गया। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप तस्वुर कीजिए, सोचिए कि क्या हाल होगा मुसन्निफ का, किस तरह के हालात उस वक्त है, किस वक्त इनकी तस्वीर होगी वो साइकिल चलाते हुए। तो मुसन्निफ आपको मदद करते हैं सोचने के अंदर कि आप सोच लो कि मुसन्निफ कैसे लग रहे होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा लग रहा था, अगर आप तस्वुर करोगे तो मैं ऐसा लगूंगा आपको कि जैसे कोई औरत आटा गूंथती है। किस तरह से गूंथता आटा? आगे घुटनों के बल झुक के, नीचे झुक के। अब वो बार बार नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, इस तरह की हालत मुसन्निफ की उस वक्त साइकिल चलाते हुई थी कि जैसे कोई औरत आटा गूंद रही है। अब मुसन्निफ को भी पता था कि मैं साइकिल पर इस तरह से बैठा हुआ लग रहा हूं, पीछे कमर तो ऊपर हो रही है क्योंकि सीट ऊपर थी, और आगे हाथ नीचे जा रहे हैं, नीचे झुके हुए हैं और झटके भी पड़ रहे हैं। तो मुसन्निफ को भी ये ख्याल था कि मेरी हालत ऐसी हो रही है, और मुसन्निफ को यह भी पता था कि लोग देख रहे हैं, आसपास वाले लोग देख रहे हैं। आवाज तो साइकिल पहले ही इतनी ज्यादा कर रही थी कि दूर चलने वाले भी लोग उनको रुक रुक कर देख रहे थे कि क्या चीज आ गई, कैसी आवाजें आ रही हैं। और ऊपर से वो मुसन्निफ की हालत, तो जो देख रहा था वो हंस रहा था मुसन्निफ को देखकर, मजाक बन रहा था मुसन्निफ का इस जगह के ऊपर। मैं दाएं बाएं लोगों को कनखियों से देखा जाता था। कनखियां यानी आंखें चुरा चुरा के, ऐसे ऐसे कर करके, कि जैसे मैं तो नहीं देख रहा लेकिन फिर भी नजरें चुरा चुरा कर उनको देख रहे थे कि कौन कौन मुझे देखकर हंस रहा है। और उस जगह से जाने वाला हर शख्स उनको देखकर हंस रहा था, क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी थी। अगर उस जगह के ऊपर आप भी होते तो आप भी हंसे बिना नहीं रह सकते थे। क्योंकि आप देख लीजिए कि साइकिल पे कोई इस तरह से सवारी करे कि जैसे कोई औरत आटा गूंद रही है, तो फिर क्या हालत उसकी रहेगी। और फिर आवाजें, वो जो चरख मरख की चढ़ चढ़ के आवाजें आ रही हैं, चूं चा की आवाजें आ रही हैं, वो आवाजें फिर अपनी तरफ तवज्जो बना रही हैं, मरकूज हो रही हैं। यूं तो हर शख्स मील भर पहले ही मुड़ मुड़ कर देखने लगता था, मील भर पहले ही, क्योंकि आवाजें बहुत तेज आ रही थी। आवाजों की वजह से हर शख्स पहले ही मुड़कर देख लेता था कि क्या चीज आ रही है। लेकिन उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जिसके लिए मेरी हालत ज़ियाफ़त तबे का बाइस ना हो। ज़ियाफ़त तबे दिल बहलाने का, तफरीह का। मुसन्निफ कहते हैं कि मेरी वो हालत हो गई थी उस साइकिल को चलाने में कि हर कोई मुझे देखकर मजे ले रहा था, अपनी तबीयत की ज़ियाफ़त कर रहा था, अपनी तफरीह का जरिया मुझे बना लिया गया था, मुझे मजे ले जा रहे थे मुझे देखकर। ऐसी हालत मुसन्निफ की यहां पर हो गई थी। तो मुसन्निफ कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं था जिसको मेरी हालत देखकर मजा नहीं आ रहा हो। हैंडल तो नीचा हो ही गया था। थोड़ी देर के बाद गद्दी फिर नीचे हो गई और मैं हमतन जमीन के करीब पहुंच गया। अभी ये उकड़ू की तरह हो रहे थे, आगे झुके हुए थे, हैंडल नीचे झुक गया था और गद्दी ऊपर ही थी। अचानक गद्दी भी नीचे हो गई। अब ये जमीन के करीब आ गए, जमीन के करीब चले गए मुसन्निफ। एक लड़के ने कहा, देखो ये आदमी क्या कर रहा है। लड़का उनको देख रहा और कहता कि देखो क्या कर रहा है, जबकि मुसन्निफ साइकिल चला रहे हैं। लेकिन साइकिल चलाने का अंदाज उनका इतना अजीब और गरीब था, ऐसी उनकी हालत थी जैसे कोई वो सर्कस का करतब दिखा रहे हों, जैसे कोई खेल तमाशे वाले हों। तो रास्ते में चलते हुए लड़का देख कर कहता है साइकिल चलते हुए को, देखो ये शख्स क्या कर रहा है। तो मुसन्निफ कहते हैं गोया उस बदतमीज के नजदीक में कोई करतब दिखा रहा था। वो लड़का ये सोच रहा था कि मैं करतब दिखा रहा हूं, अबे मैं साइकिल चला रहा हूं, परेशान हूं इसके ऊपर, लेकिन चल रहा हूं और ये लड़के जो हैं मजाक उड़ाते हुए मेरे आगे पीछे चल रहे हैं। मैंने उतरकर फिर हैंडल और गद्दी को ऊंचा किया। औजार इनके पास ही है, कभी गद्दी ऊंची हो रही है, नीची होती है, कभी हैंडल नीचा होता है और उसको फौरन ये उतरकर कस लेते हैं। तो अच्छा खासा इनका मजाक उड़ रहा है और अच्छी खासी इनकी साइकिल की सवारी हो रही है। मुसन्निफ को साइकिल की ख्वाहिश थी कि कहीं से साइकिल मिल जाए, और मिर्जा ने इनकी उम्मीद पूरी कर दी थी, मिर्जा ने इनकी दिली तमन्ना पूरी कर दी थी। अपनी खुद की साइकिल इनको 40 रुपये में दे दी थी और अब साइकिल मिल गई तो सवारी देखिए आप कैसी सवारी हो रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें से एक ना एक फिर नीचा हो जाता। गद्दी और हैंडल जो है मुसन्निफ बार बार उसको ऊंचा करते, लेकिन वो पुर्जे जो है उसके खराब हो चुके थे, जंग की वजह से चूड़ियां उसकी मर चुकी थी। तो वो कसते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ढीला हो जाता था उसका पुर्जा और वो वापस कभी हैंडल नीचे गिरता, कभी गद्दी नीचे गिरती। फिर मुसन्निफ उठा देते तो कभी हैंडल गिर जाता था, फिर थोड़ी देर बाद गद्दी मिल गिर जाती थी। ये इनका सफर इस तरह से सफर चल रहा था। मैंने शुरू में कहा था कि मुसन्निफ का सफर उस साइकिल के ऊपर जो सफर है वो
अंग्रेजी जुबान के अंदर सफर जो होता है, जिसका माने होता है, वो सफर बन जाएगा। और आप देखिए कि वही सफर बनता जा रहा है। दूसरे लोग हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब मजबूरी है, साइकिल ले ली है, सवारी करनी है, तो मुसन्निफ सवारी करते चले जा रहे हैं। वो लम्हे जिनके दौरान मेरे हाथ और मेरे जिस्म दोनों बराबर एक ही बुलंदी पर वाक़े हों, बहुत ही कम थे। यानी जब मैं बराबर इस तरह से साइकिल चला रहा हूं, वो बहुत कम लम्हे थे, क्योंकि कभी तो साइकिल का हैंडल नीचे चले जाता, कभी साइकिल की सीट नीचे चली जाती, कभी हैंडल चले जाता, कभी सीट चली जाती। तो मुसन्निफ कभी तो इस हालत में रहते थे और कभी इस हालत में रहते थे। यूं बराबर जो साइकिल चलाते हैं हम, उस हालत में मुसन्निफ कह रहे हैं कि मैं बहुत कम वक्त था जो उस हालत में मैं रहा था। और उनमें भी यही सोचता रहता था कि अब गद्दी पहले बैठेगी या हैंडल। अब मुसन्निफ कह रहे हैं कि जो थोड़ा बोरा वक्त ऐसा था जिसके अंदर मैं बराबर रहता था, साइकिल के हैंडल और गद्दी बराबर थी, उस वक्त वो वक्त मेरा ये सोचने में गुजरता था कि हैंडल नीचे जाएगा कि अब गद्दी नीचे जाएगी, पहले कौन सी जगह से मैं नीचे गिरने वाला हूं। चुनांचे निडर होकर ना बैठता, बल्कि जिस्म को गद्दी से कदरे ऊपर ही रखता। अब पता है कि गिरने वाली है गद्दी, थोड़ी देर बाद गिर जाएगी, तो फिर वो इत्मीनान के साथ नहीं बैठता, बेखौफ होकर नहीं बैठता, ये सोचकर बैठता कि मैं तैयार हूं, गद्दी नीचे गिरेगी तो मैं गिरूंगा नहीं, अचानक से नहीं गिरूंगा, इससे झटका नहीं पड़ेगा मुझे। तो वो इस तरह से बैठते कि उन्होंने अपने आप को गद्दी से थोड़ा ऊंचा रख रखा था, थोड़ा ऊंचाई के ऊपर रख लिया था, पेडलों के ऊपर पूरा वजन डाल दिया था अपना। अब पेडल के ऊपर वजन डाला है तो पेडल भी उसी साइकिल के हैं, वो भी पुराने हैं, वो भी कमजोर हैं। देखिए क्या होता है। मुसन्निफ कहते हैं कि मैं अपने जिस्म को गद्दी से थोड़ा ऊपर ही रखता था, लेकिन उससे हैंडल पर इतना बोझ पड़ जाता कि वो नीचा हो जाता। जब 2 मील गुजर गए और बाइसिकल की उठक बैठक ने एक मुकर्रर बाकायदगी इख्तियार कर ली, तो मैंने फैसला किया कि मैं मिस्त्री को पेच कसवाने चाहिए। देखिए कितने खूबसूरती के साथ ये जुमला पेश किया है। कहते हैं कि 2 मील का सफर मैंने तय कर लिया, लेकिन ये जो साइकिल की उठक बैठक है, साइकिल के ऊपर ही कभी हैंडल नीचे जाता है, कभी गद्दी नीचे जाती है, तो ये जो इनकी उठक बैठक हो रही है, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, तो इसने मुकर्रर बाकायदगी इख्तियार कर ली, बाकायदा तरीके से होने लग गया कि अब तो ये होगा ही होगा, अब तो मैं फिर ऊंचा करूंगा फिर नीचे, जैसे ये मुतवातिर कोई काम चलता है उस अंदाज में गद्दी इनकी ऊपर नीचे होने लगी। तो मुसन्निफ ने सोचा कि अब परेशान बहुत हो गए हैं, इसको किसी मिस्त्री के पास लेकर चलना चाहिए और मिस्त्री से इसके जो पेच हैं, इसके जो ढेबरियां हैं, उनको कसवा लेना चाहिए, उनको टाइट करवा लेना चाहिए, ताकि सफर हमारा सही तरीके से हो। चुनांचे बाइसिकल को एक दुकान पर ले गया। अब मिस्त्री की दुकान के ऊपर मुसन्निफ साइकिल को लेकर आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, क्या करें, हाथ पैर भी दुखने को आ गए हैं, क्योंकि कब से वो हैंडल के सहारे इस तरीके से बैठे हुए हैं, कभी पीछे गद्दी गिरती तो उसमें भी उनको लग रही होगी, तो दर्द होने लगे हैं हाथ पैरों के अंदर उनके। लेकिन किसी तरह उस साइकिल को उन्होंने एक मिस्त्री के यहां पर रोका है, साइकिल सुधारने वाले के यहां पर ले आए हैं। बाइसिकल की खड़खड़ से जितने लोग काम कर रहे थे, सब के सब सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगे। बाइसिकल लेकर गए और बाइसिकल ने तो आवाजें बंद नहीं की थी, वो खड़खड़ चू चू चर चर, खड़खड़ चू चू चर चर। जैसे ही दुकान पर लेके गए तो दुकान पे जितने भी लोग काम कर रहे थे, सब मुसन्निफ की तरफ देखने लगे सर उठाकर कि ये क्या भला आ गई, ये क्या शख्स किस भला को लेकर आ गया है हमारी दुकान के ऊपर। सबका ध्यान उस तरफ हो गया। लेकिन मैंने जी कड़ा करके कहा, जरा इसकी मरम्मत कर दीजिए। मुसन्निफ कहते हैं कि उन्होंने सबने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं घबराया नहीं उनके देखने से। अमूमन ऐसा होता है कि हम कोई गलती के ऊपर होते हैं, कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी इस जगह पर जाते हैं जहां हंसी उड़ने का इम्कान हो, जहां लगे कि हमारा मजाक बनने वाला है, तो हम झिझक जाते हैं, झेप जाते हैं। मुसन्निफ की भी यही हालत है, झेपे हुए हैं, मन में झिझक है, लेकिन फिर भी अपने आप को मजबूत कर लिया कि हाँ है तो है, मेरी साइकिल है, इसमें जो काम है ये काम कर दीजिए, इसकी मरम्मत कर दीजिए। तो मरम्मत करने के लिए वहां एक मिस्त्री को आवाज लगाते हैं। एक मिस्त्री आगे बढ़ा, लोहे की सलाख उसके हाथ में थी, जिससे उसने मुख्तलिफ हिस्सों को बड़ी बेदर्दी के साथ ठोंक बजाकर देखा। मालूम होता था उसने बड़ी तेजी से हालात का अंदाजा लगा लिया है, लेकिन फिर भी मुझसे पूछने लगा, किस किस पुर्जे की मरम्मत कराइएगा? साइकिल की हालत आप जानते हो क्या हो रही है, कबाड़ के जैसी हालत उस साइकिल की थी। अब चला रहे हैं, उसको आवाजें कर रहा है, पुर्जा पुर्जा आवाजें कर रहा है। परेशान होकर मिस्त्री की दुकान पर लेकर आए हैं। मिस्त्रियों ने पहले तो जो बैठे हुए लोग उन्होंने हैरत से देखा, उसके बाद एक मिस्त्री निकल कर आया, उसके हाथ में एक लोहे की सलाख थी, सलाख से पुर्जा पुर्जा सारा का सारा उसको हर तरफ से ठोक पीट के
देखा साइकिल का। तो अब हैरत से पूछ रहे हैं, मुसन्निफ से पूछते हैं कि किस किस पुर्जे की मरम्मत कराइएगा, इसका तो सारा का सारा बज रहा है, हर पुर्जा ढीला है, मैं किसको कहूँ। अब मुसन्निफ कहते हैं, मैंने कहा बड़े गुस्ताख हो तुम, देखते नहीं कि सिर्फ हैंडल और गद्दी को ऊंचा करा के कसवाना है बस, और क्या। इनको मेहरबानी करके फौरन ठीक कर दो और बताओ कितने पैसे हुए। मुसन्निफ उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, जो उसके पहिए ढीले हो रहे हैं, उसका पेडल खराब हो रहा है, उसके जो आगे पीछे मडगार्ड हैं वो भी ढीले पड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं कि बस सीट और आगे का हैंडल है ये ढीला पड़ा हुआ है, इसको फौरन कस दो और बताओ तुम्हारे कितने पैसे हैं, हमारे यहां पर ऐसी फिजूल बातें मत किया करो। तो मिस्त्री कहने लगा, मडगार्डों को भी ठीक ना कर दूं, यानी मडगार्ड भी देखो कैसे हो रहे हैं, क्या इनको भी सही नहीं करूं। तो मुसन्निफ कहते हैं, हाँ वो भी ठीक कर दो। कहने लगा, अगर बाकी चीजें भी ठीक करा लो तो अच्छा ही है, सारी चीजें देखो कैसी हो रही है, तुम करा लोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, साइकिल अच्छी हो जाएगी। तो मुसन्निफ कहते हैं, अच्छा कर दो। अब उसमें इतना सारा काम है कि मुसन्निफ ने तो कह दिया कर दो। अब देखिए मिस्त्री क्या कहता है, बोला यूं थोड़ा ही हो सकता है, 10-15 दिन का काम है, आपसे हमारे पास छोड़ जाइए, 10-15 दिन बाद हम करके आपके घर भेज देंगे। देखिए आप कितना सारा काम साइकिल के अंदर बाकी था, लेकिन मुसन्निफ के सारा पैसा लगा चुके हैं साइकिल को खरीदने के अंदर ही, अब जैसे तैसे इसको चला रहे हैं। अब मुसन्निफ पूछते हैं कि काम तो बता दिया तुमने कि 10-15 दिन का काम है और बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीजें कसोगे, जरा इसके पैसे तो बताओ कि पैसे कितने हुए और पैसे कितने होंगे। कहने लगा, बस 30-40 रुपए लगेंगे। 30-40 रुपये, 40 रुपए में तो इन्होंने साइकिल खरीदी है और 30-40 रुपए उस साइकिल की मरम्मत के मांगे जा रहे हैं इनसे। तो मुसन्निफ को गुस्सा आ गया, कहते हैं, बस जी, जो काम तुमसे कहा है वो करो और बाकी हमारे मामलात में दखल मत दिया करो। जो तुमसे कहा है इसका हैंडल कस दो और इसकी जो सीट है, जो गद्दी है, इसको कस दो और बाकी दूसरे मामलात में दखल मत दो, जो हो रहा है उसको छोड़ दो। थोड़ी देर में हैंडल और गद्दी फिर ऊंची करके कस दी गई। मैं चलने लगा तो मिस्त्री ने कहा, मैंने तो कस दिया है लेकिन पेच सब घिसे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में सब ढीले पड़ जाएंगे। उसने कस दिया और इतना कसने का काम तो मुसन्निफ खुद भी कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि मिस्त्री के यहाँ पर लेकर जाऊंगा तो ये और मजबूती से कसेगा, ये खराब नहीं होंगे, बार बार ऊपर नीचे नहीं होंगे। लेकिन मिस्त्री तो पहले ही अपना पल्ला झाड़ लेता है, पहले ही हाथ खड़े कर देता है, वो कहता है कि भाई हमने तो कर दिया है इसको ठीक, लेकिन इसके पेच सारे घिसे हुए हैं, पेच की जो चूड़ियां हैं वो सारी मरी हुई हैं, अभी मैंने कस दिया है, थोड़ी देर बाद फिर ये ढीली हो जाएंगी। तो मुसन्निफ को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये तो कसने का काम तो मुसन्निफ खुद भी कर रहे थे लेकिन बार बार ढीली हुई जा रही थी। मैंने कहा, बदतमीज कहीं का, 2 आने मुफ्त में ले लिए। मुसन्निफ के 2 आने उसने उन 2 पेचों को कसने के लिए ले लिए हैं। अब वो मिस्त्री अपनी मजदूरी तो लेगा, लेकिन मुसन्निफ को साइकिल फिर से तैयार हो गई है। फिर वेट के साइकिल पर आगे बढ़ते हैं। बोला, जनाब आपको ये बाइसिकल मुफ्त में मिली होगी। मिस्त्री उस साइकिल को पहचानता है कि ये मिर्जा की साइकिल है, तो साइकिल को देखकर कहता है कि ये साइकिल आपको मुफ्त में ही मिली होगी मिर्जा से, आपके दोस्त मिर्जा साहब की है ना। लल्लू, ये वही बाइसिकल है जो पिछले साल मिर्जा साहब यहां बेचने को लाए थे। अब अपने दूसरे साथी से कहता है कि लल्लू ये देख, वही साइकिल है जो मिर्जा साहब हमारे यहां पर बेचने के लिए लेकर आए थे। अब कीमत उसकी कुछ भी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मिर्जा साहब उसको वापस अपने घर ले गए थे। अब ये तो इन्होंने अपने दोस्त के इसको साइकिल को लगा दी, जबरदस्ती उसको दे दी। पहचानी तुमने? अपने साथी से बात कर रहा है मिस्त्री। भाई सदियां गुजर गई लेकिन इस बाइसिकल की खता माफ होने में नहीं आती। अब मजाक उड़ा रहा है कि सदियां हो गई, इस साइकिल को हमेशा से देखता हुआ आ रहा हूं मैं, यही हालत है इसकी, इसी खराब हालत के अंदर साइकिल अपने वजूद की वजह से मौजूद है। तो अब तो इस साइकिल को बख्श दो, अब तो इस साइकिल को माफ कर दो, बेचारी को आराम दो, इसका बुढ़ापा आ गया है, लेकिन कोई नहीं बख्शने वाला इस साइकिल का। तो इस तरह से तंज करता है मुसन्निफ के ऊपर भी और साइकिल के ऊपर भी, और फिर मुसन्निफ वहां से निकल जाते हैं। कहते हैं, वाह, मिर्जा साहब के लड़के इस पर कॉलेज आया जाया करते थे। वो कह रहा है ना कि सदियों से पुरानी खता माफ नहीं हो रही, इस साइकिल को छोड़ा नहीं जा रहा है, इस साइकिल का पीछा पकड़ रखा है। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मिर्जा तो कह रहे थे कि उनका लड़का इसके ऊपर कॉलेज जाया करता था, अभी 2 साल पहले की ही बात है ये। उनको अभी कॉलेज छोड़े हुए ही 2 साल भी तो हुए हैं भी। मिस्त्री ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, उनका लड़का तो जाया करता था, लेकिन मेरे से पूरी बात सुनो, मिर्जा भी इसी साइकिल के ऊपर अपने कॉलेज जाया करते थे। यानी मिर्जा की जवानी के दिनों से ये साइकिल अपने वजूद में है, अपने काम कर रही है। लेकिन मिर्जा साहब खुद
जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उनके पास भी यही तो साइकिल थी। उनका लड़का तो ले जाया करता था, लेकिन पूरी तो बात सुनो कि कहां से इस साइकिल का वजूद है, कितनी पुरानी ये साइकिल है। मेरी तबीयत ये सुनकर कुछ मुर्दा सी हो गई। समझ में आ गया कि मिर्जा ने धोखा दे दिया है, मिर्जा ने पैसे ठग लिए हैं। अब मिर्जा से क्या कहा जाए, पैसे ले लिए, लेकर चले गए वो 40 रुपए चुपचाप, बताया भी नहीं कि उस साइकिल की कीमत क्या थी और कैसे थे। ये सुनकर अभी कहते हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी मुरझा गई, मुर्दा हो गई, परेशान हो गया मन के अंदर, मैं करूं तो क्या करूं। जितने भी पैसे थे जोड़ जाड़े थे, साइकिल की उम्मीद थी, साइकिल का अरमान था, उसके अंदर खर्च कर दिए, मिर्जा को दे डाले, और ये साइकिल के बदले मुझे ये चीज मिली है कि जिसको चलाते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। मैं बाइसिकल को साथ लिए आहिस्ता आहिस्ता पैदल चल पड़ा, लेकिन पैदल चलना भी मुश्किल था। इस बाइसिकल के चलाने में ऐसे ऐसे पट्टों पर जोर पड़ता था जो आम बाइसिकलों को चलाने में इस्तेमाल नहीं होते थे। जिस्म आपने देखा मुसन्निफ का किस तरह से हो रहा था, कंधे कहां जा रहे थे, पीठ कहां जा रही थी, पैर के ऊपर खूब जोर लगाना पड़ रहा था, हाथों को जोर लगाना पड़ रहा था। तो ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे पट्टों पर जोर देना पड़ रहा था, जिस्म के ऐसे ऐसे हिस्सों को ऐसे ऐसे जोड़ के ऊपर जोर पड़ रहा था जो आम साइकिल चलाने के वाले को कभी भी नहीं देना पड़ता है, इतना जोर कभी भी दर्द नहीं होता है। तो मुसन्निफ कह रहे हैं कि मेरा पूरा बदन अकड़ रहा था, पूरा बदन दर्द कर रहा था। अब साइकिल को पैदल लेकर चल रहा हूं तो पैदल चलने के अंदर भी इनको जोर आ रहा है। कहते हैं इसलिए टांगों, कंधों, कमर और बाजुओं में इस कदर दर्द हो रहा था जो बर्दाश्त के काबिल ना था। मिर्जा का ख्याल रह रहकर आता था, लेकिन मैं हर बार कोशिश करके उसको दिल से हटा देता था, वरना मैं पागल हो जाता। और जुनून की हालत में पहली हरकत मुझसे यह सरजद होती कि मिर्जा के मकान के सामने बाजार में एक जलसा मुनक्किद करता, जिसमें मिर्जा की मक्कारी, बेईमानी और दगाबाजी पर एक तवील तकरीर करता। मिर्जा के ऊपर गुस्सा आ रहा है क्योंकि मिर्जा ने साइकिल इनके दे दी है, जबरदस्ती दे दी है उनको, और अच्छी खासी रकम ऐंठ ली है। अभी तो मिर्जा को ये पहले जो हैं मैया अय्यार और मक्कार समझा करते थे, लेकिन बाद में दोस्त परवर समझते थे, ईमानदार समझते थे, अच्छा सलूक करने वाला समझते थे। मिर्जा के हाथ को बोसा देना चाहते थे, उनके गले लगना चाहते थे। लेकिन अब जब सच्चाई इनको पता चली है तो फिर से इनके पुराने ख्यालात जिंदा हो गए हैं। जो मिर्जा के बारे में पहले ख्यालात रखते थे वही ख्यालात अब फिर दोहराए रहे हैं। वो कहते हैं कि मिर्जा मक्कार भी निकला, बेईमान भी निकला और दगाबाज भी निकला। और बार बार मुझे इसका ख्याल आ रहा है, लेकिन अपने दिल को सुकून दे रहा हूं, मैं अपने कल्ब को शांति दे रहा हूं, ज्यादा मैं चीख पुकार नहीं कर रहा, वरना हो सकता है कि मुझे फिर से हार्ट अटैक आ जाए। उस वक्त मुझे खुशी की वजह से मरने के इम्कान हो गए थे, अब मुझे लग रहा है कि मैं इस गम की वजह से मिर्जा को याद कर करके जुनून में चला जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। और पागल हो जाता मैं तो सबसे पहला काम यह करता कि मैं मिर्जा के घर के सामने जाकर एक बड़ा सारा जलसा मुनक्किद करता, एक जलसा वहां पर करता, और उस जलसे के अंदर मिर्जा की बक्कारी, बेईमानी और दगाबाजी पर एक तवील तकरीर करता। लंबे चौड़े भाषण में मिर्जा के इस अय्यारी के ऊपर देता, इस दगाबाजी के ऊपर देता। कुल बनी नूह इंसान और आइंदा आने वाली नस्लों को मिर्जा की नापाक फितरत से आगाह कर देता, यानी पूरी इंसानी कौम को बता देता और आने वाली नस्लों तक को बता देता कि मिर्जा क्या है, मिर्जा से बच के रहना, मिर्जा की हकीकत, मिर्जा की सच्चाई, इसकी दगाबाजी, मक्कारी पूरी इंसानी कौम के अंदर फैला देता। मिर्जा के सारे दोस्तों को बता देता, सारे मोहल्लेदार को बता देता, और ये कहते हैं कि आने वाली नस्लों तक को मिर्जा के बारे में बता देता कि मिर्जा से दूर रहना, मिर्जा जैसा दगाबाज कोई नहीं है। और उसके बाद एक चिता जलाकर उसमें जिंदा जल जाता, जिंदा जलकर मर जाता। लेकिन मैं अभी पागल नहीं हूं, मैंने अपने दिन को, अपने जहन को सुकून दे लिया है, बस कल्ब को मैं ठंडा कर करके आगे बढ़ रहा हूं। अगर मेरा कल्ब गर्म होता, मुझे गुस्सा आता, तो मैं ये सब कर बैठता। मिर्जा का आज खात्मा था, मिर्जा को मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला था, या तो मैं मर जाता या मिर्जा को मार देता। इस तरह की हालत, कल्बी कैफियत मुसन्निफ ने खुद की बताई है। खैर, मैंने बेहतर यही समझा कि जिस तरह हो सके अब इस बाइसिकल को ओने पोने बेचकर जो वसूल हो उसी पर सब्र शुक्र करो, यानी जो मिल जाए वही ले लो। अब ऐसा करते हैं कि इस साइकिल को, ये मिस्त्री तो 40 रुपए मांग रहा है सुधारने के लिए, किसी और जगह के ऊपर लेकर जाया जाता है और वहां पर इस साइकिल को बेचकर जो भी पैसा आए उसी के ऊपर सब्र करते हैं, उसी के ऊपर शुक्र करते हैं। भला से 10-15 रुपए का खसारा ही सही, 40 के 40 रुपए तो जाए ना होंगे। रास्ते में बाइसिकलों की एक दुकान आई, वहां ठहर गया। मुसन्निफ ने सोचा कि जो भी इससे मिल जाए, 40 रुपए की मैंने खरीदी है, अब 10-15 रुपए जो भी नुकसान होता है वो मैं सह लूंगा, पूरे 40 का नुकसान तो नहीं होगा कम से कम।
तो ये साइकिल 20 में बिक जाए, 25 में बिक जाए, 30 में बिक जाए, मैं इसको बेच दूंगा। तो इस साइकिल को बेचने की नीयत से अब एक दुकान के ऊपर लेकर जा रहे हैं और दुकान के सामने ले जाकर ये साइकिल को खड़ी कर दी है। दुकानदार बढ़कर मेरे पास आया, लेकिन मेरी जुबान को जैसे कुफ्ल लग गया था। कुफ्ल यानी ताला। दुकानदार ने उस साइकिल देखी, खड़े हुए शख्स को देखा दुकान के बाहर, तो वो पूछने आया कि भाई कैसे खड़े हुए हो, लेकिन ये कहते हैं कि मेरी जुबान पे तो ताला लग गया, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, खामोशी से बैठा रहा वहां पर। उम्र भर कभी किसी चीज के बेचने की नौबत ना आई थी, यानी मैं अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता हूं, जिंदगी में मैंने कभी कोई चीज किसी को नहीं बेची थी, ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी कि मैं अपने घर की कोई चीज बेचूं, लेकिन आज नौबत आ चुकी थी, आज इस साइकिल को बेचना था। मुझे यह भी मालूम नहीं कि ऐसे मौके पर क्या कहते हैं, यानी जब कुछ बेचने के लिए जाते हैं तो किस तरह से खरीदो फरोख्त की जाती है, किस तरह से खुद का सामान बेचा जाता है। मुसन्निफ को यह भी मालूम नहीं था। आखिर बड़े सोच विचार और बड़े तामुल के बाद मुंह से सिर्फ इतना निकला कि यह बाइसिकल है। चले गए हैं दुकान के ऊपर, कुछ लफ्ज बन नहीं रहे हैं, बन नहीं पड़ रहा है कि किस तरह से इसको बेचा जाए, किस तरह से बात की शुरुआत करें। वो तो आ गया है दुकानदार, तो बढ़कर मेरे सामने ही खड़ा है, पूछ रहा है कि क्या बात है, लेकिन अब क्या बोलूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि ये बाइसिकल है, ये एक साइकिल है। दुकानदार कहने लगा फिर, मुसन्निफ ने कहा कि बाइसिकल है, दुकानदार कह रहे फिर मैं क्या करूं। मैंने कहा लोगे, कहने लगा क्या मतलब। मैंने कहा बेचते हैं हम इसे। दुकानदार ने मुझे ऐसी नजरों से देखा कि मुझे यह महसूस हुआ जैसे मुझ पर चोरी का शुबा कर रहा है। जिस तरह से झिझक के साथ, झेप से मुसन्निफ उस साइकिल को बेचना चाहते हैं, जिस छिपे छिपे अंदाज में बात कर रहे हैं कि मैं इसे बेचना चाहता हूं, लोगे क्या, तो उस साइकिल वाले को ऐसा लगा, इस तरह से देखा उसने कि जैसे ये साइकिल ये चोरी कर लाए और खामोशी से बेच देना चाहते हैं। फिर बाइसिकल को देखा उसने, फिर मुझे देखा, फिर बाइसिकल को देखा। ऐसा मालूम होता था कि फैसला नहीं कर सकता आदमी कौन सा है और बाइसिकल कौन सी है। आखिर बोला क्या करेंगे आप इसको बेचकर। देखिए क्या सवाल पूछा है। साइकिल देखी, उनको देखा, पहले तो उसको शक हुआ कि ये चोरी की तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उनसे बात करी कि भाई साइकिल तो ले आए, तुम इसको बेचना चाहते हो, लेकिन इसको बेचकर करोगे क्या तुम, ये बेचने लायक ही नहीं जो तुम इसको बेचने के लिए लाए हो। तो मुसन्निफ कहते हैं, अब जिसने ये सवाल पूछा कि क्या करेंगे आप इसको बेचकर, मुसन्निफ कहते हैं कि इस सवाल का पता नहीं क्या जवाब होता है, मुझे तो समझ में नहीं आया कि इस सवाल का क्या जवाब होता है। ऐसे सवालात का जवाब खुदा जाने क्या होता है। मैंने कहा क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि जो रुपये मुझे वसूल होंगे उनका मसरफ क्या होगा। मसरफ यानी उसको किस जगह के ऊपर सर्फ किया जाएगा, कहां पर मैं पैसा खर्च करूंगा। तो मुसन्निफ से सवाल पूछा गया था कि आप इसको बेचकर क्या करेंगे, तो इसका तो कोई जवाब मुसन्निफ को सूझा नहीं। फिर उन्होंने खुद ने साइकिल वाले से कहा कि मुझे ऐसा लगता है तुम ये पूछना चाहते हो कि इसको बेचकर जो रुपये मिलेंगे मैं उनका क्या करूंगा, साइकिल को बेचकर क्या करूंगा, ये तो कोई सवाल नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम ये पूछते हो कि इन रुपयों का मैं क्या करूंगा, उनको कहां खर्च करूंगा। कहने लगा वो तो ठीक है, मगर कोई इसको लेकर करेगा क्या, ये साइकिल साइकिल नजर आती है क्या, कैसे लेगा कौन, क्या करेगा साइकिल को लेके। तो मुसन्निफ जवाब देते हैं इस पर चढ़ेगा और क्या करेगा। अब वो जवाब दे रहा है, मुसन्निफ कह रहे हैं कि मुसन्निफ से पूछा कि भाई ठीक है पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन जो लेगा, चलो ठीक है तुम नहीं बता रहे कि तुम क्या करोगे बेचकर, तो जो लेगा वो क्या करेगा, इसका खरीदने वाला क्या करेगा। तो मुसन्निफ कहते हैं इसके ऊपर चढ़ेगा, बैठेगा इसके ऊपर। साइकिल वाला कहता है ठीक है बैठेगा चढ़ेगा, तब क्या करेगा, चढ़ के क्या करेगा इसका। अच्छा चढ़ गया, फिर मैंने कहा फिर क्या, फिर चलाएगा और क्या। दुकानदार बोला अच्छा खुदा बख्श जरा यहां आना, ये बाइसिकल बिकने आई है। अपने एक मुलाजिम को बुलाया उसने, मुसन्निफ ने कहा कि इसके ऊपर चढ़ेगा और चलाएगा और क्या करेगा। तो इस बात को थोड़ी तसल्ली हुई दुकानदार को, खामोश हुआ। ठीक है साइकिल तो आई है। अब अपने मुलाजिम को बुलाता है कि जरा यहां पर आओ और ये देखो ये बाइसिकल बिकने की आई है, ये हजरत लेकर आए हैं और देख लो कितनी रकम इनको देनी है, कितने की हम खरीद सकते हैं। ये जिन हजरत का नाम खुदा बख्श था, उन्होंने बाइसिकल को दूर से ही देखा जैसे बू सूंघ रहे हों। वो साइकिल का अच्छा जानकार होगा, साइकिल की कीमत का अच्छे तरह से अंदाजा लगा सकता होगा। तो उसने साइकिल को दूर से ही देखा। तो मुसन्निफ कह रहे हैं कि दूर से इस तरह से देख रहा था कि जैसे वो उनकी साइकिल की बू सूंघ रहा हो कि किस तरह की इसके अंदर से खुशबू या बदबू आ रही है। उसके बाद दोनों ने आपस में मशवरा किया
आखिर में वो जिनका नाम खुदाबख्श नहीं था मेरे पास आए और कहने लगे, तो आप सचमुच बेच रहे हैं? मैंने कहा, तो और क्या, महज आपसे हम कलाम होने का फ़ख्र हासिल करने के लिए मैं घर से ये बहाना घड़कर लाया था। वो जो शुरू में बात कर रहे थे उनसे कि क्या करोगे साइकिल बेचकर, वो फिर से कहते हैं कि आप सचमुच इसको बेचने के लिए यहाँ पर आए हो? तो मुसन्निफ कहते हैं, और क्या, मैं बेचने के लिए तो आया हूँ। क्या मैं तुम्हारे से बात करने के लिए बहाना बना के थोड़ी आया हूँ साइकिल बेचने का? घर से ये सोच के थोड़ी आया हूँ कि आज तुमसे बात की जाएगी। मैं तो साइकिल बेचने आया हूँ। ठीक है। तो वो कहने लगा, तो क्या लेंगे आप? मैंने कहा, तुम ही बता दो कि आप क्या देंगे। फिर उसने कहने लगा, सचमुच बताऊं? मैंने कहा, हाँ बता दीजिए, कितने की साइकिल लेंगे? फिर कहने लगा, सचमुच बताऊं? मैंने कहा, अब बताओगे भी या यूं ही तरसाते रहोगे कि कितने की लोगे साइकिल ये मुझसे? कहने लगा, 3 रुपए दूंगा इसके। और जबकि मुसन्निफ ने कितने में ली थी? 40 रुपए के अंदर ही साइकिल ली थी। अब मुसन्निफ का खून खोल उठा। कहने लगे, मेरा खून खोल उठा और मेरे हाथ पांव और होंठ गुस्से के मारे कांपने लगे। मैंने कहा, ओ सीना तो हरफत से पेट पालने वाले इंसान, मुझे अपनी तौहीन की परवाह नहीं, लेकिन तूने अपनी बेहुदा गिरफ्तारी से इस बेजुबान चीज को जो सदमा पहुंचाया है, उसके लिए मैं तुझे कयामत तक माफ नहीं कर सकता। उसको बुरा भला कहने लग गए, डांटने लग गए उसको। उसने कहा, 3 रुपए के अंदर मैं साइकिल तुमसे ले सकता हूं, इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं है। तो पहले तो मुसन्निफ को गुस्सा आ गया, वो ही खून खोल उठा। कोशिश करी बोलने की, लेकिन अपने आप को जब्त किया, काबू में किया, और काबू में करके कहते हैं कि अरे ओ सिन्नत व हरफत से पेट पालने वाले इंसान। सिन्नत व हरफत हाथ के काम करने वाले, दस्तकारी वगैरह काम, यानी साइकिल सुधारने वालों को कह रहे हैं कि ये तो जो काम करता है, इससे पेट पालता है, तूने इतना बड़ा लफ्ज बोल दिया है, मुझसे ज्यादा तूने इस साइकिल का दिल दुखाया है, इस साइकिल को सदमा पहुंचाया है। और तूने जो इस मेरी साइकिल को सदमा पहुंचाया है, इस सदमे की पहुंचाने की जुर्म को, इस गुनाह को मैं कयामत तक माफ नहीं करूंगा, मैं कयामत तक तुझे नहीं छोड़ने वाला। यह कहकर मैं बाइसिकल पर सवार हो गया और अंधाधुंध पांव चलाने लगा। गुस्सा आ रहा था। अब उसको तो बका जो भी बकना था, वहां से बोला कि ये कोई चीज है पैसे लगाने की, 3 रुपए कोई लगाता है? और उसको मना करके गुस्से में निकले और गुस्से में साइकिलों पे अंधाधुंध पांव धमाधम मारने के आगे के ले जाऊंगा मैं साइकिल को, मैं नहीं बेचने वाला, मैं नहीं छोड़ने वाला। पता नहीं किस तरह से उसको वहां से निकाला। मुश्किल से 20 कदम गया हूंगा कि मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे जमीन यकलख्त उछलकर मुझसे आ लगी और आसमान मेरे सर पर से हटकर टांगों के बीच में से गुजर गया। अंधाधुंध वहां से साइकिल चलाई, बहुत तेज स्पीड से उसके ऊपर पेडल मारने लगे। जब तेजी से पेडल मारे तो अचानक इनको ऐसा लगा कि जमीन उछलकर इनके सर के ऊपर आकर पड़ गई हो और आसमान ऊपर से उतरकर इनकी टांगों के बीच में आ गई हो। साहब का एक्सीडेंट हो गया है। मुसन्निफ साहब गिर गए हैं साइकिल से। अब जब साइकिल से गिरते हैं तो सर नीचे और टांगे ऊपर, तो जमीन तो आ गई सर के ऊपर और टांगों के बीच में आ गया आसमान। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से साइकिल से निपट रहे हैं। तो आसमान जमीन से गुजरकर उनके बीच में आ गया, ऊपर से निकलकर टांगों के बीच में आ गया, और इधर उधर की इमारतों ने एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जगह बदल ली हो। इमारत इधर की इधर नजर आ रही है, इधर की इधर नजर आ रही है, क्योंकि गिरे पड़े हैं जमीन के अंदर। जब हवास बजा हुए तो मालूम हुआ कि जमीन पर इस बेतकल्लुफी से बैठा हूं, गोया बड़ी मुद्दत से मुझे जिस बात का शौक था आज पूरा हो गया है। गिरे तो बेहोश हो गए। अब थोड़ी देर बाद जब होश आया और अपने आप को देखा कि मैं कहां बैठा हुआ हूं, कैसे बैठा हुआ हूं, तो सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसे बैठा हुआ हूं कि जैसे मेरा ख्वाब था मुद्दत से इस जगह पर ऐसे बैठे रहने का। आज मैंने अपना ख्वाब पूरा कर लिया है, इसलिए मुझे इतनी खुशी हो रही, इतनी मसरत, इतने सुकून से मैं इस जगह के ऊपर बैठा हुआ सोच रहा हूं। इस तरह से वहां पर ये बैठे हुए थे। इर्द गिर्द कुछ लोग जमा थे, जिनमें से अक्सर हंस रहे थे। सामने वो दुकान थी जहां अभी मैंने अपनी नाकाम गुफ्तो शनीद का सिलसिला मुनक़ते किया था। मुनक़ते यानी तोड़ा था, और गुफ्तो शनीद बातचीत का सिलसिला, जो उस समय बातचीत कर रहा था सामने दुकानदार को बेचने के लिए गया था मैं। गुस्से में वहीं से तो आ रहा था भागता हुआ कि अचानक साइकिल जो पहिया था वो निकल गया उसका। अब पहिया निकला तो सोचो किस तरह से इंसान गिरेगा चलती हुई तेज साइकिल के अंदर। उस तरह से मुसन्निफ गिरे। कहते हैं कि आसपास सारे लोग जमा हो गए, मेरे हवास फाख्ता हो गए, उड़ गए हवास। क्या करूं, बैठा हुआ हूं वहां पर। मैंने अपने गिरदो पेश पर गौर किया तो मालूम हुआ कि मेरी बाइसिकल का अगला पहिया बिल्कुल अलग होकर लुढ़कता हुआ सड़क के उस पार जा पहुंचा है और बाकी साइकिल मेरे पास पड़ी है।
जब कभी अचानक हादसा हो जाता है तो हमें भी होश नहीं रहता कि कहाँ पर हमारी साइकिल है, कहाँ पर हम हैं, किस जगह के ऊपर हम पड़े हुए हैं। तो खुदा ना करे कोई हादसा हो हमारे पास, लेकिन जब हादसा होता है, लगती है अचानक, तो इसी तरह से लगती है कि हवास फाख्ता हो जाते हैं, बेखबर से हम हो जाते हैं। वही हाल मुसन्निफ का हुआ है। चलती हुई तेज रफ्तारी साइकिल के अंदर से आगे का पहिया निकल गया। पहिया निकला तो मुसन्निफ नीचे, आगे थोड़े लोटे, ऊपर नीचे हुए, और उसके बाद जब होश आया तो चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, साइकिल का पहिया दूर पड़ा हुआ है, लोग जमा हैं, ये सड़क के बीचों बीच बैठे हुए हैं फटे हाल, खराब हालात के अंदर। मैंने फौरन अपने आप को संभाला। जो पहिया अलग हो गया था उसको एक हाथ में उठाया, दूसरे हाथ में बाकी मांदा साइकिल को थामा और चल खड़ा हुआ। यह महज एक इस्तिरारी हरकत थी। इस्तिरारी यानी गैर इरादतन, यानी बस ऐसे ही, कोई इरादा नहीं था कि मुझे इस तरह से चलना है, लेकिन अब वहां पर मजाक उड़ गया है, जिल्लत मिल गई है, चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, वो हंस रहे हैं, रास्ता रुका हुआ है, सड़क जाम हुई है, गिर गया हूं साइकिल से, तो अब जो हो सकता था बगैर सोचे समझे जो भी हरकत सूझ रही है वो कर रहे हैं। तो पहिया उठाया, उसको कंधे पे रखा, और बची हुई साइकिल है उसको दूसरे हाथ में लेके बस खामोशी से चलना शुरू कर दिया, जाना शुरू कर दिया। तो इस्तिरारी हरकत थी, वरना बाइसिकल मुझे हरगिज इतनी अजीज न थी कि मैं उसको इस हालत में साथ ले ये फिरता। वो साइकिल से मुझे मोहब्बत नहीं थी, मुसन्निफ कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, गैर इरादतन मैंने उस साइकिल को उठा लिया और चुपचाप वहां से चल पड़ा। बल जबकि वो साइकिल मुझे इतनी अजीज नहीं थी कि टूटी फूटी, पहिया उसका अलग हो गया है, उसका जो दूसरा ढांचा है वो अलग पड़ा हुआ, अब किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको उठाकर आगे बढ़ रहा हूं। जब मैं ये सब कुछ उठाकर चल दिया तो मैंने अपने आप से पूछा, तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, तुम्हारा इरादा क्या है, ये दो पहिए काहे को ले जा रहे हो। हालत खराब है, बेचैनी के अंदर गैर इरादतन तौर के ऊपर वो दो पहिए उठा लिए हैं, टूटी फूटी साइकिल को अपने कंधों के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन अब इनका ज़मीर इनको बेदार कर रहा है, जगा रहा है, इनके अंदर से आवाज़ आ रही है, दिल कह रहा है कि तुम कर क्या रहे हो, ये टूटी फूटी साइकिल लेकर कहाँ जा रहे हो, छोड़ो ये सब, क्यों अपनी और जलील करवा रहे हो अपने आप को, क्यों इतनी जिल्लत उठा रहे हो, पूरा ज़माना देखो तुम्हें देख रहा है, चारों तरफ लोग तुम्हें देख देख कर हंस रहे हैं, लेकिन तुम किस तरह से अपना हाल बनाए हुए आगे बढ़े जा रहे हो, तुम रुकते क्यों नहीं हो, तुम बैठते क्यों नहीं हो। इतनी सारी आवाज़ें, इतने सारा इनका मन करता है। सब सवालों का जवाब यही मिला कि देखा जाएगा। इतने सारे सवाल इनके मन से उठ रहे हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है, बोले सब देखा जाएगा, एक बार यहां से निकलो इस जगह से, ये जो लोग देख रहे हैं, जो हंसी मजाक मना रहे हैं, इनसे पहले दूर होना चाहिए अपने आप को, ये यहां पर बर्दाश्त के काबिल नहीं है, यहां से निकला जाए, फिर उसके बाद सोचेंगे कि करना क्या है। फिलहाल तुम यहां से चल दो, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, सर ऊंचा रखो और चलते जाओ, जो हंस रहे हैं उन्हें हंसने दो, यानी किसी की परवाह मत करो, अपना सर ऊंचा रखो, किसी की तरफ मत देखो, हंस रहे हैं इनको हंसने दो, जो अपना काम है चलते रहना, वो चलते हुए काम को अंजाम देते रहो। इस किस्म के बेहुदा लोग हर कौम और हर मुल्क में पाए जाते हैं। आखिर हुआ क्या, महज एक हादसा, बस दाएं बाएं मत देखो, चलते जाओ। कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी हुई है कि तूफान गिर पड़ा हो, आसमान गिर पड़ा हो, लेकिन खड़े हुए हैं लोग, देख रहे हैं, हंस रहे हैं। तो कहते हैं कि इस किस्म के बेहुदा लोग हर जगह मिलते हैं, हर कौम के अंदर मिलेंगे, हर मुल्क में मिलेंगे, जो किसी के दुख नहीं देखें, किसी का दर्द नहीं देखें, किसी की परेशानी नहीं देखें कि बेचारा उस साइकिल के ऊपर सवारी करने निकला था, लेकिन अब हालत खराब है, तो बस मत सोचो उनके बारे में, चलते चले जाओ और अपने मुकाम की तरफ पहुंच जाओ। लोगों की नाशाइस्ता कलमात भी सुनाई दे रहे थे। अब जो लोग आसपास खड़े हुए हंस रहे थे मुसन्निफ को देखकर, वो सिर्फ हंसी नहीं रहे थे, फप्तियां भी मुसन्निफ के ऊपर कसे जा रहे थे। नाशाइस्ता कलमात यानी ऐसे कलमात जो मुसन्निफ को और जलील कर रहे थे, जो नहीं बोलने चाहिए थे, वो बातें भी उस वक्त मुसन्निफ को सुनाई दे रहे थे। अब क्या क्या आवाज आ रही है बच्चों, वो देख लीजिए आप। एक आवाज आई, बस हजरत गुस्सा थूक डालिए। मजाक उड़ा रहे हैं आसपास खड़े हुए लोग, गिर गए थे मुसन्निफ, अब साइकिल उठा के गुस्से के अंदर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो पीछे से आवाज आई, बस हजरत गुस्सा थूक डालिए। एक दूसरे साहब ने आवाज लगाई, दूसरे साहब बोले, एक आवाज तो आई कि बस हजरत गुस्सा थूक दीजिए। इतने में पीछे से एक और आवाज आती है, मुसन्निफ तो चले जा रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है, पीछे से उनके कान में आवाजें आ रही हैं। वो कहता है, बेहया साइकिल, घर पहुंचकर तुझे मजा चखाऊंगा। ऐसी आवाजें इनको पीछे से आ रही हैं। एक बुजुर्गवार अपने लखते जिगर को उंगली पकड़े वहां से जा रहे थे, छोटा बच्चा साथ में था और बुजुर्ग थे, वो जा रहे थे। जाते जाते मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं,
मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे, देखो बेटा, ये सर्कस की बाइसिकल है। मुसन्निफ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जाते जाते अपने बच्चे को दिखा रहे हैं कि वो देखो बेटा, सर्कस की साइकिल जा रही है। यानी इनको भी ये लग रहा है कि मुसन्निफ सर्कस दिखा रहे थे, करतब दिखा रहे थे। उसके दोनों पहिए अलहदा होते हैं, लेकिन मैं चलता गया। थोड़ी देर बाद आबादी से दूर निकल गया। मुसन्निफ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, किसी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। कोई फप्तियां कसता है तो कसता रहे, कोई ताने मार रहा है तो मारता रहे, कोई हंस रहा है तो हंसता रहे। जमाने से बेखबर होकर वो बस चलते रहे और चलते चलते शहर से दूर जंगल की तरफ आ गए थे। अब मेरी रफ्तार में एक अजीमत पाई जाती है। अजीमत यानी बच्चों होता है अज़्म वाला, जिसका कोई मकसद हो, कोई इरादा हो। अब इनके अंदर कोई इरादा बन गया है। अब कोई वो मकसद से चलते हुए नजर आ रहे थे। अभी तो ये था कि उस जगह से निकलो कि जहां पर लोग देखे हुए हंस रहे हैं, आगे चलकर देखा जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन अब जंगल से बाहर निकल रहे हैं। अब उनकी चलने का तरीका यह है कि जैसे उन्होंने कोई अज़्म कर लिया हो, जैसे कोई इरादा कर लिया हो। मेरा दिल जो कई घंटों से एक कश्मकश में मुब्तला था, पेचो ताब खा रहा था, अब बहुत हल्का हो गया था। मैं बराबर चलता गया, हत्ता कि एक दरिया पर जहां पहुंचा। यानी जो इतने देर से इनके दिल के अंदर उलझन थी, परेशानी थी, पेचो ताब थे, अब वो परेशानी, वो उलझन, वो पेचो ताब निकल चुके हैं। अब इनको कोई शक व शुबा नहीं रहा है। अब इनको अपनी मंजिल साफ नजर आ रही है। अब इनके सामने कोई रुकावट नहीं थी। चलते 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 एक दरिया के ऊपर पहुंच गए। पुल के ऊपर खड़े होकर दोनों पहियों को एक एक करके उस बेपरवाही के साथ दरिया में फेंक दिया, जैसे कोई लेटर बक्स में खत डालता है, और वापस शहर को रवाना हो गया। यानी मुसन्निफ ने इरादा कर लिया था, अज़्म कर लिया था कि ये साइकिल तो ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी। इससे बेहतर यह है अपनी बेइज्जती का बदला, अपनी जिल्लत का बदला इस साइकिल को मार कर लिया जाए। इस साइकिल को दरिया में फेंक देंगे तो मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। तो मुसन्निफ चले गए दरिया के किनारे, उस साइकिल के दोनों पहिए उन्होंने वहां उस जगह के ऊपर डाल दिए। तो इस सब के बाद वो साइकिल हो गई मरहूम, और उसकी मरहूम की याद में लिखा गया है एक साइकिल का मरसिया, साइकिल का इंशाइया। तो ये मरहूम की याद में सबक इस तरह से लिखा गया है। तो वापस शहर की तरफ रवाना हो गए। अब शहर में आकर सबसे पहले मिर्जा के घर गया। दरवाजा खटखटाया। मिर्जा बोले, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? मैंने कहा, आप जरा बाहर तशरीफ लाइए। मिर्जा के घर पर पहुंच गए। मुसन्निफ गुस्से के अंदर हैं, बेकाबू हालत है। किसी तरह अपने आप को काबू में पाते हुए मिर्जा के घर गए हैं। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कि अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? मिर्जा को डर लगा कि कहीं मुझ कह नहीं दे, कहीं मारा पीटी नहीं कर दे, कहीं कोई छीना झपटी नहीं कर दे। लेकिन मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह काबू में कर रखा था। बहुत प्यार से, इखलास के साथ मिर्जा के घर पर गया, आवाज लगाई कि आप जरा बाहर तशरीफ लाइए। मैं आप जैसे खुदा रसीदा बुजुर्ग के घर में वुजू किए बगैर कैसे दाखिल हो सकता हूं? खुदा रसीदा अल्लाह वाला, जिसको मार्फत हासिल हो गई हो, खुदा के जो करीब हो गया हो, कुर्बत हासिल हो गई हो। अब मिर्जा के लिए कह रहे हैं, ताना मार रहे हैं, मिर्जा के ऊपर तंज कर रहे हैं, आपको पहचानने लाए कि तंज कहां पर है। तो मिर्जा से कहते हैं कि आप जैसे अल्लाह वाले के घर में मैं कैसे अंदर आ सकता हूं? मैं हकीर सा, मैं जालिम इंसान हूं, अपने ऊपर जुल्म किए हैं, मैं गुनाहगार हूं, और अभी मेरा वुजू भी नहीं है। बगैर वुजू किए मैं आपके घर के अंदर तक नहीं आ सकता। आप ही बाहर आ जाइए, बाहर ही मुझसे हम कलाम हो जाइए। मिर्जा साहब बाहर तशरीफ लाए तो मैंने वो औजार उनकी खिदमत में पेश किया जो उन्होंने बाइसिकल के साथ ही मुफ्त में मुझको इनायत फरमाया था। वो औजार जो पाना साइकिल के साथ मिर्जा साहब रात को देकर गए थे नौकर को, वो अभी भी मुसन्निफ की जेब में है। साइकिल तो दरिया में डाल आए, लेकिन वो औजार वापस ले आए मिर्जा साहब की खिदमत में पेश करने के लिए कि आप बाहर आइए और ये लीजिए, ये आपकी नजर करने आया हूं, आपकी इनायत करने आया हूं। और बड़ी निहायत ही खुलूस के साथ, अच्छे अखलाक के साथ बात करते हुए, सादगी के साथ बात करते हुए कहते हैं, मिर्जा साहब आप ही इस औजार से शौक फरमाया कीजिए, मैं अब इससे बेनियाज हो चुका हूं, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। आप इसको रखिए, अपने पास रखिए, संभाल के रखिए, और जो आपको शौक पूरा करना है वो इसके जरिए पूरा कीजिए। अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा हूं। और मुसन्निफ कहते हैं कि इसके बाद वहां से निकल गए और अपने घर पर आ गए। घर पहुंचकर मैं फिर इल्म कीमिया की उस किताब का मुताला शुरू कर दिया। मैंने इल्म कीमिया की उस किताब का मुताला शुरू कर दिया जो मैंने FA की कोर्स में पढ़ी थी। क्यों मुताला शुरू कर दिया? क्या था उस किताब के अंदर? कीमिया होता है बच्चों केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। इल्म कीमिया वो इल्म है
जहां से मुसन्निफ को बम बनाने का नुस्खा मिल सकता था। मुसन्निफ ने शुरुआत में कहा, जब मुझे ज़माने की बेजारी का एहसास होता है, मुझे ज़माने की नाहमवारी का एहसास होता है, ज़माने की दौलत की फरावानी का एहसास होता है कि सही तरीके से दौलत की तकसीम नहीं की गई है, कोई मेरे ऊपर जुल्म करता हुआ सा महसूस होता है, मेरे पास से इस तरह से गाड़ी लेकर जाता है कि उसकी धूल और गर्दो गुबार मेरे जिस्म के अंदर चला जाए, तो मुझे गुस्सा आता था और मैं बम बनाने का नुस्खा ढूंढने लगता था। अब आज भी मेरा यह हाल है। मैं ज़ाहिरी तौर पर आपको हंसता हुआ नजर आ रहा हूं, लेकिन अंदर से मेरा दिल जल रहा है, मैं अंदर से परेशान हूं और मैं बम बनाने के लिए उस किताब का मुताला शुरू कर दिया है कि मिर्ज़ा को ही उड़ा देंगे, बात ही ख़त्म सारी की सारी। और यहीं पर हमारा सबक मुकम्मल हो जाता है। 3 हिस्सों के अंदर हमने सबक का मुताला किया है। एक हिस्से के अंदर मुसन्निफ को साइकिल नहीं मिलती है तो परेशान रहते हैं, साइकिल की ख्वाहिश जाहिर करते हैं मिर्ज़ा के सामने और मिर्ज़ा तजवीज़ करता है कि मेरी साइकिल है वो ले लो। दूसरे हिस्से में साइकिल आ जाती है, मुसन्निफ उसके ऊपर सवारी की तैयारी करते हैं और तीसरे हिस्से के अंदर वो साइकिल की सवारी करते हैं। अब बताइए कि क्या ये सवारी खुदा को बचाने लायक नहीं है? इस सवारी से खुदा बचाए, इसीलिए तीसरे हिस्से का उन्वान रखा गया था। पतरस बुखारी बच्चों इस तरह के मज़ामीन लिखने में, इस तरह के मज़मून लिखने में माहिर हैं, इस तरह के इंशाइया लिखने में माहिर हैं। इंशाइया की खासियत मैंने आपको बताई थी कि इंशाइया के अंदर इंशाइया निगार की शख्सियत के पहलू जुड़े रहते हैं, उनका अंदाज़ बयान जुड़ा रहता है, उनकी तर्ज तहरीर जुड़ी रहती है। इंशाइया एक आम मजमून ही होता है, लेकिन मजमून से अलग मजमून निगार की फितरत उसे बना देती है। साइकिल को ख़त्म हो गई है साइकिल और वो एक ख़राब पुरानी साइकिल को दरिया में फेंकने की कहानी है, लेकिन किस दिलचस्प अंदाज में, दिलचस्प पेराए में पिरोकर आपके सामने पेश किया है कि हम पूरा पढ़ने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं, कहीं भी बीच में से छोड़ने का मन नहीं करता, दिल नहीं करता कि इसको बीच में छोड़कर हम निकल जाएं। तो ये बुखारी साहब की खासियत है, उनके कलाम की खुसूसियत है, उनकी सादगी है, उनके कलाम की रवानगी है। इस अंदाज में बात कहते हैं कि सुनने वाला मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकता। यहाँ पर बच्चों ये सबक हमारा मुकम्मल हो गया है। इसको आपको पढ़ना है, समझना है, जो तंज के उनसुर दिए हैं उन्हें भी आप नोट करना है और मज़ाहिया सबक है पूरा का पूरा। छोटी सी बात को आपके सामने बहुत बड़ा कर पेश किया गया है और एक मज़ाहिया मज़मून बना दिया गया है। इंशाइया बात से बात पैदा करने का फ़न है और यहाँ पर बात से बात ही पैदा की गई है। जो वाक़या हकीकतन पेश आते गए उनको ये लिखते गए और तहरीर का अंदाज़ की दिलकशी यहाँ पर बनी हुई है। सबक के सवाल जवाब 4 सवाल इसके साथ दिए गए हैं, वो अभी बाकी हैं, वो अगले हिस्से में हम उनके जवाबात हासिल करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।